नमस्कार दोस्तों, फिर एक नए सेशन के साथ आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। हम लोग प्राचीन इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो जो इतिहास का विभाजन है वहाँ से शुरुआत होती है। इतिहास का विभाजन 3 भागों में। तो वह 3 भाग कौन-कौन से हैं? इतिहास मुख्यतः क्या किया जाता है? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वह आपके 3 भाग कौन हैं? प्रागैतिहासिक, फिर आद्य ऐतिहासिक, फिर आपका ऐतिहासिक। अब हम लोग चलेंगे कहाँ? प्रागैतिहासिक पे चलेंगे। प्रागैतिहासिक या काल या पाषाण काल। तो उत्तर प्रदेश की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मुख्यतः यह उत्तर प्रदेश से ही सारी बातें इसमें हैं। तो भारत में पाषाणिक सभ्यताओं की खोज की शुरुआत 1863 ईस्वी में हुई। पाषाणिक संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा नवपाषाण काल। हम लोग पुरापाषाण काल की चर्चा करेंगे सर्वप्रथम। तो पुरापाषाण काल अज्ञात काल, मतलब जब से पृथ्वी की शुरुआत हुई, जब से जहाँ से भी जिसकी कोई जानकारी नहीं थी, तब से कब तक? तो 10,000 ईसा पूर्व तक आपका जो क्या है, तो पूरा पाषाण काल है। तो पूरा पाषाण काल में देखिए उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल में कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या कहाँ कहाँ मिली, इनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यह आपका जो है बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यताओं में कौन सी सभ्यता में साक्ष्य जो मिले हैं? बेलन घाटी प्रयागराज, सिंगरौली घाटी सोनभद्र, चकिया चंदौली नामक पुरास्थलों की प्राप्ति हुई है। इसके बाद आपका है वेलन घाटी के लोहदा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो आपका लोहदा क्षेत्र से पूरा पाषाण कालीन उपकरण एवं हड्डियों से निर्मित मात्र देवी, किसकी? मात्र देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। वेलन नदी घाटी के पुरास्थलों की खोज प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, किसने? जी.आर. शर्मा के निर्देशन में की गई थी। ये आपका था। आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पुरापाषाण कालीन स्थलों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर कहा जाता है कि तत्कालीन मानव को आग व कृषि कार्य का ज्ञान नहीं था। किसका? आग और कृषि कार्य का ज्ञान नहीं था, परंतु वे पशुपालक से परिचित थे। किससे? पशुपालन से ये लोग परिचित थे। अब पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य आपके कहाँ मिलते हैं? तो पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश व बागौर के राजस्थान के बागौर जिले से प्राप्त होते हैं। फिर आपका आ जाता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल आपका कितना? तो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य। यह आपका उत्तर प्रदेश में मध्यपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से? तो मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज का मेजा, फूलपुर, कोरांव, करछना आदि से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आपका कहाँ से? तो प्रतापगढ़ का महदहा, दमदमा, सरायनाहर आदि क्षेत्र है जहाँ से मध्यपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब सरायनाहर से 1400 मिले हैं, जिनमें मृतक का सिर पश्चिम की दिशा की ओर तथा पैर पूरब की दिशा की ओर है। पश्चिम और पूरब। अब इसी स्थान से 8 गर्त चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज की मेजा तहसील में स्थित चौपानी मांडो पुरा स्थल से मिट्टी के बर्तनों के अवशेष एवं प्रतापगढ़ के दमदमा से, कहाँ से? प्रतापगढ़ के दमदमा से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हम चलते हैं नवीन खोजों के आधार पर। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। यहाँ लगभग 9,000 ईसा पूर्व, कहाँ? 9,000 ईसा पूर्व क्या? तो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब नवपाषाण काल की बात करते हैं। तो 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व का जो समय है वह आपका नवपाषाण काल का है। क्या है? नवपाषाण काल का। इस समय की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में नवपाषाण काल के साक्ष्य आपके कहाँ से? तो कोल्डीवा, महदहा, फिर उसके बाद क्या है? पंचोह, फिर उसके बाद मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इस काल के उपकरण सूक्ष्म, चिकने
एवं धारदार हैं। यह नवपाषाणिक संस्कृति पहले की संस्कृतियों की तुलना में अधिक विकसित थी और नवपाषाण काल में मानव आग का प्रयोग करना सीख गया था। इसके साथ ही मानव के ने आवास बनाकर रहना सीख लिया था। फिर आपका आवास देखिए, आवास हो गया, आग सीख लिया, पशुपालन कृषि कार्य करना सीख लिया, चमड़े के वस्त्र बनाना तथा मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करना भी सीख लिया था। अब उत्तर प्रदेश में प्रमुख पाषाणकालीन स्थल की बात की जाएगी। किसकी? पाषाणकालीन की। नवपाषाण हो गया, अब हम लोग कहाँ चलेंगे पाषाणकालीन पर। तो अब देखिए जो स्थल हैं प्रमुख स्थल उसकी चर्चा कर ली जाए, कौन से हैं? तो पूरा पाषाणकालीन स्थल में प्रयागराज से कौन कौन से हैं देखिए, बेलन घाटी, मेजा, करछना, मेराब, फिर उसके बाद बारा, कोलडीवा। अब प्रतापगढ़ से देखेंगे, प्रतापगढ़ से महदहा, सोनभद्र से सिंगरौली घाटी, चंदौली से चकिया। ये आपके क्या हो गए? पूरा पाषाणकालीन स्थल हो गए। फिर उसके बाद आपका मध्य पाषाणकालीन की अगर चर्चा किया जाएगा तो प्रयागराज में मेजा, करछना, फूलपुर, बारा, बारा तहसील है, कुरांव तहसील है। फिर उसके बाद प्रतापगढ़ का मध्य पाषाण काल में तो सरायनाहर, महदहा, दमदमा, फिर मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जो क्षेत्र हैं। इसके बाद आपका आद्य काल में क्या है? तो आद्य ऐतिहासिक काल या ताम्र पाषाण काल की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें मेरठ, सहारनपुर, बड़ा गांव, हुलास, इन क्षेत्रों से क्या होता है? साक्ष्य प्राप्त होते हैं स्थल हैं, क्या होते हैं? यहाँ स्थल हैं, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं आपके। इसके बाद नवपाषाण कालीन स्थल हैं, तो प्रयागराज के नवपाषाण कालीन स्थलों में कोलडीहवा, महदहा, पंचोह और मिर्जापुर, फिर सोनभद्र और इसके बाद प्रतापगढ़, यह आपका है। इसके बाद आप चलते हैं आद्य ऐतिहासिक कालखंड की बात करेंगे हम। फिर इसमें हमारा जो देखिए 3 भागों में विभाजित किए थे। अब आद्य ऐतिहासिक काल जो है, इसकी प्राक ऐतिहासिक के बाद आद्य ऐतिहासिक काल, हम ताम्र पाषाण और ताम्रकांस्य संस्कृति की चर्चा करते हैं। तो पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के काल खंड को ताम्र पाषाणिक कालखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाणिक कालखंड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ तथा सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो मेरठ और सहारनपुर से आपके ताम्र पाषाणिक कालखंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ताम्रकांस्य संस्कृति के साक्ष्य हिंडन नदी, मेरठ, बड़ा गांव, हुलास, सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया। किसका? तांबे का प्रयोग किया गया। और उसके बाद क्रमशः कांसे का, फिर उसके बाद लोहे का प्रयोग किया गया। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो हड़प्पा सभ्यता को दक्षिण एशिया का प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार उत्तर प्रदेश के मेरठ के निकट कौन सा? तो आलमगीरपुर है। क्या? आलमगीरपुर, अन्य नाम इसका परसाराम खेरा भी है। इस हड़प्पाई स्थल की खोज वर्ष 1958 में कौन? तो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। अब इसके बाद आलमगीरपुर से रोटी बेलने के चौका, मनका, कटोरी के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन पर गिलहरी और मोर के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश के हुलास, सहारनपुर, कैराना, शामली, मांडी गांव, मुजफ्फरपुर, मानपुरा, बुलंदशहर, बड़ा गांव, बागपत आदि स्थानों पर भी हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की पहचान की गई है। आगे चलते हैं ऐतिहासिक काल। और इसके बाद ऐतिहासिक काल में हम लोग लौह काल की बात करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में आर्य सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता की एक नई सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया।
इसे दो भागों में बांटा गया, एक आपका ऋग्वेद काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र आपका मध्य देश है। प्राचीन काल में गंगा के मैदान स्थित उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था। अब इसमें कुरु, पांचाल, कौशल, सूरसेन जैसे विशाल राज्य स्थित थे। कुरु, पांचाल क्षेत्र भरद्वाज, याज्ञवल्क, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि आदि महान ऋषियों की तपस्थली रहा है। इसके बाद कुरु राज्य का विस्तार आपका कहाँ, तो मेरठ में, दिल्ली में, थानेश्वर तक था। इसके बाद आपका जिसकी राजधानी क्या थी, तो कुरु की राजधानी आपकी जो कुरु की राजधानी है, देखिए आसंदीवत थी। बाद में इसे क्या कर दिया गया, हस्तिनापुर एवं इंद्रप्रस्थ। इसके बाद परीक्षित और जन्मेजय इसी कुरु राज्य के राजा थे। कहाँ के, कुरु राज्य के राजा थे। अब चलते हैं, इस काल का इतिहास ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक तथा उपनिषदों से प्राप्त होता है। इस काल में हमें 4 प्रकार के मृद भांड प्राप्त होते हैं, काला लाल, चित्रित धूसर, लाल मृदभांड, काले लेप युक्त मृदभांड। अब इनमें से लाल मृदभांड संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। महाकाव्य काल की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम कालखंड में उत्तर प्रदेश में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य खंडों की रचना की गई। आपका पहला रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण के रचनाकार कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं, और महाभारत के वेद व्यास हैं। आगे चलते हैं जैन धर्म पे। कहाँ पहुँच गए हम लोग, जैन धर्म। जो जैन धर्म है, भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नए धर्म, जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय होता है। किसका, जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय होता है। और भारत में मुख्यतः मध्य देश, वर्तमान उत्तर प्रदेश में इन धर्मों का व्यापक प्रभाव पड़ा। जैन धर्म के संस्थापक एवं पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आपके ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे। जबकि 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाक वंश, कौन, इक्ष्वाक वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। आगे चलते हैं, तो महावीर स्वामी के पहले अजितनाथ अयोध्या, शंभवनाथ श्रावस्ती, अभिनंदन नाथ अयोध्या, सुमित नाथ अयोध्या, पद्म प्रभु कौशाम्बी, सुपार्श्वनाथ वाराणसी, पार्श्वनाथ वाराणसी आदि प्रसिद्ध तीर्थंकरों का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। आगे चलते हैं, तो उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र मथुरा और उज्जैन मध्य प्रदेश में अवस्थित थे। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म के एक समृद्ध केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित था। अब महोबा के गोखर पहाड़ पर औषाधी चट्टानों को काटकर 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। कहाँ, महोबा का गोखर पहाड़ है, वहाँ जैन धर्म का, वहाँ के जो पहाड़ है उसको काटकर इनके 24 तीर्थंकरों को क्या किया गया है, वहाँ आपके इनका चित्र उत्कीर्ण किया गया है। अब आपके देखिए 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ पुष्यदत्त का निवास स्थल कंकड़ी देवरिया उत्तर प्रदेश में था। अब महावीर स्वामी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। महावीर स्वामी जन्म 540, जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली, बचपन का नाम वर्धमान, पिता नाम सिद्धार्थ,
कौन थे? तो बज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के ये क्या थे? प्रमुख थे। माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुज्ञा, फिर उसके बाद दामाद जामाल, इसके बाद गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में, बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से ज्ञान की प्राप्ति, 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात जिम्भ्रिक गांव ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, प्रथम उपदेश राजगृह के बितुलाचल पहाड़ी पर स्थित बराकर नदी के तट पर। अब प्रथम शिष्य जामाली कौन था? दामाद शिष्य मक्खलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। प्रमुख उपाधि कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, जिन विजेता, निग्रंथ, बंधन रहित, अर्हित मतलब पूजित। अब निर्वाण पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व सस्तिपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान से शासित यह क्षेत्र था। यहाँ इनका मृत्यु हो गया। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख जैन तीर्थ स्थल अयोध्या। अब अयोध्या में देखिए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ, पांचवें तीर्थंकर सुमित नाथ का जन्म स्थल अयोध्या है, वाराणसी की चलते हैं। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान वाराणसी है। फिर उसके बाद कौशाम्बी चलते हैं। तो कौशाम्बी जनपद का ग्राम पभोशा छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित था। श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ एवं विख्यात सोमनाथ मंदिर से संबंधित स्थल श्रावस्ती में। देवगढ़ की बात करेंगे तो देवताओं के किले के रूप में विख्यात, प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प कला हेतु सुप्रसिद्ध। फिर इसके बाद आपका महोबा का गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा महोबा में हो गई। कांकड़ी देवरिया में 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ, किसका? सुविधिनाथ या पुष्य दंत का निवास स्थल है। अब नोट में दिया है कि अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा था। क्या था? अयाजसा था। अब बौद्ध धर्म की बात करते हैं। आइए बौद्ध धर्म पर चलते हैं, बौद्ध धर्म की कहानी देखते हैं। तो बौद्ध धर्म जो आपका है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता क्या? शुद्धोधन कपिलवस्तु वर्तमान सिद्धार्थ नगर के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। बुद्ध की माता महामाया देवी क्या थी? रामग्राम गोरखपुर उत्तर प्रदेश के कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश मृगदाव या फिर ऋषिपत्तन सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब फिर गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इन्होंने सर्वाधिक समय कोसल राज्य में ही व्यतीत किया था। गौतम बुद्ध ने अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किया। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना। महात्मा बुद्ध के बारे में चलते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा को। कहाँ स्थान? तो लुम्बिनी में। पिता शुद्धोधन, माता महामाया देवी, बचपन का नाम सिद्धार्थ,
पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी, विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कोलीय गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा से, पुत्र राहुल, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक, प्रथम गुरु आलार कलाम, ज्ञान की प्राप्ति 65 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति गया में, कहाँ? बोध गया बिहार, निरंजना नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश तो ऋषिपत्तन सारनाथ में। 5 ब्राह्मणों को पाली भाषा में इन्होंने पहला उपदेश दिया। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली। अब महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व। कब? 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर के कसिया गांव में हुई। कब? कुशीनगर के कसिया गांव में इनकी मृत्यु हो गई। कब? अब आगे चलते हैं तो कौशल के शासक प्रसेनजीत ने बौद्ध संघ को श्रावस्ती में राजकाराम एवं मल्लिकाराम नामक विहार दान दिए थे। आइए, बिहार के शासक उदयन ने बौद्ध संघ को घोषिताराम नामक विहार दान दिया। कौन? तो घोषिताराम। कौन सा ये घोषिताराम? श्रावस्ती में एक व्यापारी अनाथ पंडित ने महात्मा बुद्ध को कौन सा? तो जेतवन विहार। किसने? श्रावस्ती में एक व्यापारी अनाथ पंडित ने महात्मा बुद्ध को जेतवन विहार तथा एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने क्या? पुब्बाराम विहार दान किए थे। बुद्ध के समय उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 7 मुख्य गणराज्य थे जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होता था। आगे चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में गणराज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान क्षेत्र कपिलवस्तु के शाक्य सिद्धार्थनगर, फिर उसके बाद रामग्राम के कोली गोरखपुर, पिप्पलीवन के मौर्य गोरखपुर, कुशीनारा के मल्ल कुशीनगर, पावा के मल्ल फजिल नगर, फिर उसके बाद सुमसुमारा गिर के भग्ग मिर्जापुर, फिर केशपुत के कलाम गंगा यमुना दोआब। अब फिर आपका ब्राह्मण वैष्णव भागवत धर्म की चर्चा हम लोग करें। आइए देखते हैं ब्राह्मण वैष्णव और भागवत धर्म की चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण धर्म के विभिन्न मतों जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त, भागवत आदि से संबंधित पर्याप्त साहित्य एवं ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेगस्थनीज की इंडिका में सूरसेन मथुरा के लोगों द्वारा कृष्ण तथा शिव की उपासना का उल्लेख मिलता है। किससे? मेगस्थनीज की इंडिका से। मेगस्थनीज की मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में वासुदेव कृष्ण का उल्लेख हेराक्लीस के नाम से तथा शिव का उल्लेख क्या किया है? डायनोसिस के नाम से किया है। आगे चलते हैं। स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख गाजीपुर में वासुदेव कृष्ण की पूजा के लिए गांव को दान में देने का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। आगे जब चलते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भागवत धर्म में अपनी आस्था के कारण परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का महान शासक कौन? तो मिहिर भोज 836 से 889 ईस्वी आपका था। अब मिहिर भोज वैष्णव धर्म का संरक्षक था। उसके सिक्कों व अभिलेखों पर क्या दिया है? उसकी उपाधि आदिवराह क्या की गई है? उत्कीर्ण है। क्या है? आदिवराह उत्कीर्ण है। अब इसके बाद मथुरा से विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई। हाल ही में शोक मथुरा की खुदाई में कुषाण कालीन मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो ब्राह्मण धर्म के प्रतीक हैं। अब मथुरा को
भारतीय मूर्ति कला का जन्म स्थान कहा जाता है। किसका? मथुरा को भारतीय मूर्ति कला का जन्म स्थान। अब हम महाजनपद पर चलते हैं। अब यहाँ तक समाप्त हो गया। हम पूरे प्राचीन इतिहास के, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास शॉर्टकट में आज खत्म कर देंगे। कल जो क्लास होगी उसमें मध्यकालीन, फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी, फिर हम लोग पॉलिटी पे चलेंगे। ऐसे ऐसे करके पूरा क्या करना है? समाप्त कर लेना है। महाजनपद काल की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ये महाजनपद बृहत प्रशासनिक इकाई और क्या बड़े राज्य थे जिनका तत्कालीन भारतीय भूभाग पर शासन था। आगे चलते हैं। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपदों का विस्तार मध्य प्रदेश, कहाँ? उत्तर प्रदेश में था। जिनके नाम कहाँ है? सॉरी, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश। तो उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? मध्य देश कहा जाता। जैसे कौन कौन से हैं? तो पांचाल, कुरु, वत्स, सूरसेन, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी। आगे चलते हैं। अब देख लीजिए कि प्राचीन उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद कौन है? राजधानी क्या है? विस्तार क्या थी? अब आप देखिए कि काशी की राजधानी वाराणसी व इसके आसपास के क्षेत्र थे। फिर उसके बाद पांचाल है, काम्पिल्य, फर्रुखाबाद और अहिछत्र, फर्रुखाबाद, बरेली व इसके आसपास के क्षेत्र। करो नहीं, कुरु। फिर उसके बाद आपका क्या है? कुरु है। ये आपका कुरु है। तो कुरु के बात करेंगे तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली, मेरठ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। कौशल की बात करेंगे तो साकेत, श्रावस्ती आपका अवध क्षेत्र हो जाता है। फिर उसके बाद आपका मल्ल है। ये आपका मल्ल है। क्या है? मल्ल। तो मल्ल आपका कुशावती, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर आदि का क्षेत्र हो जाता है। चेद आपका तो सुक्तिमती बांदा हो जाता है। वत्स आपका कौशाम्बी, संपूर्ण प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र हो जाता है। वत्स में सूरसेन आपका मथुरा है, तो मथुरा का क्षेत्र आ जाता है। इस तरह आपके 8 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश के हो गए। आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है? मगध है। क्या? मगध साम्राज्य की चर्चा करते हैं। तो जो आपका मगध साम्राज्य है उसकी चर्चा करेंगे तो मगध पटना तथा गया के जनपदों के मध्य का क्षेत्र है। प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्यों में से एक था। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश के शासकों का शासन था। अब मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हर्यक वंश के बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिहार के साथ साथ लगभग आधे उत्तर प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। घनानंद के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब? 326 ईसा पूर्व में किया था। मौर्य साम्राज्य की चर्चा करेंगे तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कब? तो 322 ईसा पूर्व में मगध राज्य में की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंबिसार गद्दी पर बैठा। तत्पश्चात बिंदुसार का पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। अशोक के इतिहास का स्रोत अभिलेख हैं और वर्तमान समय में लगभग कितना? तो 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अब इन 40 अभिलेखों में से उत्तर प्रदेश में प्राप्त होने वाले अभिलेख निम्न हैं। आइए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक का पहला आपका है अहरौरा, मिर्जापुर में है। टोपरा सहारनपुर में, तो यह लघु शिलालेख है। टोपरा आपका स्तंभ लेख है। फिर आपका है मेरठ स्तंभ लेख है। कौशाम्बी स्तंभ लेख है। सारनाथ छोटे स्तंभ हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। सारनाथ
स्तंभ लेख के शीर्ष पर बनी सिंहों की आकृति को भारत सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह स्वीकार किया है, जिसे हम लोग, जिसके नीचे क्या सत्यमेव जयते लिखा रहता है। ऐसा हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अशोक काल। किसके? अशोक काल की पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण चुनार मिर्जापुर के बलुआ पत्थर से किया गया है। मेरठ तथा टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में तथा कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर द्वारा मंगवाकर इलाहाबाद किले में स्थापित कराया गया। गोरखपुर से प्राप्त सोहगौरा ताम्रलेख के अनुसार मौर्य काल में अकाल के समय जनता को अनाज का वितरण किया जाता था। आगे चलते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके की। इसने अपनी राजधानी को क्या? तो विदिशा बनाया। क्या बनाया? विदिशा। अयोध्या शिलालेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र ने पतंजलि की अध्यक्षता में 2 अश्वयज्ञ किए। आपके पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत सतना में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके कालखंड में उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा, स्थापत्य कला, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। गाजीपुर के भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र तथा हूणों के साथ स्कंद गुप्त के युद्ध का उल्लेख मिलता है। गाजीपुर का जो भीतरी स्तंभ लेख है, इसमें किसका? तो पुष्यमित्र तथा हूणों के साथ स्कंद गुप्त के युद्ध का उल्लेख मिलता है। ऐसा आपका हो गया। इसके बाद आपका चलते हैं इंडो या फिर हिंद यमन आक्रमण। चलिए, हिंद अवन। तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। इन्हें हिंद यवन भी कहा गया। अब हिंद यवन शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मिनांडर था। कौन था? मिनांडर था। इसका साम्राज्य झेलम से मथुरा तक विस्तृत था। गांधार कला शैली इन्हीं की देन है। इनका मथुरा में ही कुछ प्रभाव दिखाई पड़ता है। शक मूलतः सादरिया मध्य एशिया के पास की एक खाना बदोश तथा बर्बत जाति थी। शकों ने यमन सत्ता को समाप्त कर एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी आदि स्थानों पर इनकी विभिन्न शाखाएं स्थापित हुई। अब आइए कुषाण वंश पर चलते हैं। कुषाण वंश की बात करते हैं तो कुषाण चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास निवास करने वाले यूची जाति की एक शाखा है। इस वंश का प्रथम शासक कुजुल कडफिसेस था। कौन था? कुजुल कडफिसेस। आगे चलते हैं हम लोग कुषाण वंश पहुंच गए। कुजुल कडफिसेस था, ये हो गया। आगे चलते हैं तो इस वंश का द्वितीय शासक कौन था? तो बिम कडफिसेस। कौन था? आपका बिम कडफिसेस बना। इसने क्या किया? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। इसके सिक्के के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही मिलते हैं। अब भारत में कुषाण राजाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, जिसने 78 ईसा पूर्व में शक संवत प्रारंभ किया। शक संवत वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। आइए आगे चलते हैं तो कुषाणों की प्रथम राजधानी क्या थी? तो कुषाणों की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी, जबकि द्वितीय राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश थी। कौन सी? पुरुषपुर पेशावर। तो वर्तमान में पेशावर आपका कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान। आगे चलते हैं तो कनिष्क, किसके? कनिष्क के काल में मथुरा कला शैली का व्यापक विकास हुआ। आइए हम गुप्त वंश पे चलते हैं। गुप्त वंश, वर्धन वंश, फिर उसके बाद आपका कहानी खत्म हो जाएगी। गुप्त वंश तो मगध में गुप्त वंश की स्थापना
275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त ने की, लेकिन वंश का वास्तविक संस्थापक घटोत्कच था। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम मगध का शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य विस्तार कर उत्तर प्रदेश के काशी तथा कौशल को मगध साम्राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ अभियानों का उल्लेख है। उत्तरापथ के कौन तो 12 राज्यों में से 4 राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा में अवस्थित थे। समुद्रगुप्त को भारत का क्या तो नेपोलियन कहा जाता था। आगे चलते हैं। प्रयागराज के गढ़वा से सुकुमार गुप्त प्रथम ने 2 शिलालेख तथा चंद्रगुप्त का 1 शिलालेख प्राप्त होता है। देवगढ़ ललितपुर के गुप्तकालीन दशावतार मंदिर में 12 मीटर ऊंचे शिखर का निर्माण किया गया है, जो कि मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण माना जाता है। आगे चलते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों का समूह था, जिसमें आपके कौन थे? कालिदास, धन्वंतरि, छत्रपट कौन थे? कालिदास, धन्वंतरि, फिर उसके बाद छपड़क, फिर उसके बाद अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह, फिर आपका अमर सिंह के बाद शंकु, फिर उसके बाद बेताल भट्ट, उसके बाद घट करपर कौन थे? घट करपर, फिर बराह मेहल, फिर कौन थे? वरुरुचि कौन थे? वरुरुचि सम्मिलित थे। अब इन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त काल का स्वर्ण युग। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग। तो चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब गुप्त काल में मंदिर कला का विकास हुआ, जिसके अवशेष आपके उत्तर प्रदेश के भीतर गांव, भीतरी कानपुर, भीतरी गाजीपुर, देवगढ़ ललितपुर से मिलते हैं। हम पहुंच गए वर्धन वंश पर। कहाँ पहुंच गए? वर्धन वंश। आइए देखते हैं वर्धन वंश में क्या है। तो वर्धन वंश आपका कब का है? 6ठी शताब्दी। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन। इस वंश के चौथे शासक प्रभाकर वर्धन ने स्वयं को थानेश्वर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। प्रभाकर वर्धन के पुत्र हर्षवर्धन इस काल का सबसे महान शासक हुआ और इसने थानेश्वर, कहाँ? थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी कन्नौज बनाया। कन्नौज का प्राचीन नाम महोदय नगर था। कन्नौज को उसकी समृद्धि के कारण महोदय श्री भी कहा जाता था। हर्ष ने उत्तर प्रदेश में 2 बौद्ध सम्मेलनों कन्नौज और प्रयाग का आयोजन करवाया। वांसखेड़ा से प्राप्त 628 ईस्वी के ताम्र दान लेख में हर्षवर्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मरकट सागर गांव को ब्राह्मण को दान देने का उल्लेख है। अब आपके 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 3 बड़ी शक्तियां पाल गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट शामिल थे। अंत में कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई। हर्षकालीन शासन व कन्नौज की समृद्ध का उल्लेख चीनी यात्री कौन? तो ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत किसमें? सी यूकी में मिलता है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग एक है तो उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन अभिलेख, शिलालेख एवं स्तंभ लेख हम लोग चलते हैं। तो जैसे जो अभिलेख या शिलालेख है उसका विस्तार आपका, तो विशलव अभिलेख की बात करते हैं। तो विशलव अभिलेख उत्तर प्रदेश एटा जनपद में स्थित यहाँ से कुमार गुप्त के शासन काल का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख पर गुप्त सम्मत
कब? गुप्त संवत 96 से 425 तिथि अंकित है। इसमें सुकुमार गुप्त प्रथम की गुप्त वंशावली का साक्ष्य मिलता है। फिर इसके बाद आपका है गढ़वा अभिलेख। गढ़वा उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद के करछना तहसील में स्थित है, जहां से कुमार गुप्त की 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस अभिलेख पर गुप्त संवत आपके कितना? तो 98 से 417 अंकित है। फिर इसके बाद है करमदंडा अभिलेख। क्या? करमदंडा अभिलेख। करमदंडा उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में स्थित, जिस पर गुप्त संवत 117 से 436 तिथि के अधोभाग में उत्कीर्ण है। इस प्रतिमा की स्थापना कुमार गुप्त के मंत्री पृथ्वीसेन ने की थी। इसके बाद आपका है मनकुंवर। मनकुंवर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में अवस्थित है। यहाँ के अभिलेख में गुप्त संवत कितना? तो 129 से 448 तिथि अंकित है, जो बुद्ध प्रतिमा के निचले भाग में लिखी हुई है। इस मूर्ति की स्थापना बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा कराई गई थी। इस तरह आपका, इसके बाद आपका क्या है? मथुरा अभिलेख है। क्या है? मथुरा अभिलेख। आइए देखते हैं इसमें। तो यह शिलालेख मूर्ति के अधोभाग में उत्कीर्ण है। इस पर गुप्त संवत 135 से 454 की तिथि अंकित है। फिर उसके बाद गढ़वा शिलालेख है। यह शिलालेख स्कंद गुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख है, जिसमें गुप्त संवत 148 से 467 की तिथि अंकित की गई है। फिर इसके बाद भीतरी स्तंभ है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के सैदपुर, कहाँ? सैदपुर तहसील के भीतरी नामक स्थान पर। इस स्तंभ लेख में पुष्पमित्र व हूणों के साथ आपके कौन? स्कंद गुप्त के युद्धों का उल्लेख मिलता है। इसमें स्कंद गुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद आपका है कहोम क्या? स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख गोरखपुर जनपद के कहोम नामक स्थान पर स्थित है। इसमें गुप्त संवत 141 से 460 की तिथि अंकित की गई है। इस अभिलेख से पता चलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण कराया था। इस तरह उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की समाप्ति होती है। अब इस क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। कल हम मेडिवल हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।